Hello friends, welcome to Analysis Academy. Today's our topic is digestion and absorption. This is the first chapter of the human physiology. In this chapter, we will be talk about the what means of digestion and absorption. Okay? तो हिंदी में बात करें तो डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन एंड अब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण। पाचन एंड अवशोषण, ठीक। पाचन एंड अवशोषण, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, ये अब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक। तो पहले इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक बात ये जान लेते हैं कि डाइजेशन या फिर अब्जॉर्प्शन होगा किसका, ठीक। तो पाचन होगा किसका? पाचन होगा फूड का, ठीक। फूड का पाचन होगा, चाहे जो जीव हो उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ, ठीक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो फूड के बिना नहीं रह सकता। वी कांट इमेजिन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट फूड, ओके। क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स देता है जो हमारे बॉडी को मेंटेनेंस और टिश्यू को रिपेयर में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? पहले हम लोग डाइजेशन पे बात ना करके पहले हम लोग उस फैक्टर की बात करें जिसका डाइजेशन होगा। तो क्या है? फूड है। तो फूड है क्या भाई? फूड है। तो हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ये क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम लोग डाइजेशन को देखेंगे, ठीक। तो फूड क्या है? अभी मैं बोला कि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको फूड चाहिएगा ही तो चाहिए, ओके। क्यों? क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उसकी बॉडी क्या होगी? सस्टेन हो सकती है, चल सकती है। नहीं तो बिना एनर्जी के कोई भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बिना एनर्जी के जीवित नहीं रह सकता, ओके। तो फूड क्या लिख सकते हैं? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतनी बात कह सकते हैं, ठीक। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, for living organism food is the basic requirement for all living organism। फूड सभी जीवित जीवों के लिए एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। वो चाहे जो जीवित जीव हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, उनको तो फूड चाहिए ही चाहिए। तो हम इतनी बात कह सकते हैं, ठीक। और फूड हमें देता क्या है? फूड हमें क्या देता है? फूड एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है जो हमारे बॉडी को मेंटेनेंस और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फूड गिव्स अस एनर्जी, food gives us energy and provides organic material फॉर किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ओके। फॉर
for maintenance of the body and repair of the tissue. Repairs of the tissue. Repair of the tissue. तो इतनी बात हम कह सकते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। फूड हमें एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है जो बॉडी को मेंटेन रखते हैं और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करते हैं। ठीक, टिश्यू तो आप लोग जानते होंगे, सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। जब सेल्स क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा। ठीक, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय द सेल। ठीक, तो अब देखते हैं जो अब ये फूड में जो ये हमारे पास जो फूड होता है इसमें जो क्या होते हैं, कुछ जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ, जिनको हमारी बॉडी डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकती। वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ये क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स और आयंस जो होते हैं ये हमारे बॉडी को लेस अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये फूड में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द मेजर, क्या कह सकते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड इज carbohydrates, proteins and fats. These are the major component of the food. and क्या, vitamins and minerals are also required in less amount. जो ये हमारे पास क्या, वाइटामिन्स या फिर मिनरल्स ये जो होते हैं इनकी बॉडी में लेस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, जो मेजर कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर द लेस रिक्वायरमेंट इन द बॉडी। ठीक, लेस अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और हम लोग क्या लेते हैं, ये तो हो गया फूड के बारे में कि हम लोग ये फूड लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। अब देखते हैं कि फूड के और हम लोग लेते हैं क्या, वाटर भी लेते हैं। वाटर लेते हैं ना, पानी। तो वाटर क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी में, क्या इसका रोल है। तो वाटर जो है ये बॉडी में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जो जिनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उसमें हेल्प करता है। ठीक, और बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाटर दैट वी टेक इन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें, मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर दैट वी टेक इन play a
plays an important role important role important role in metabolism and prevent the body from the dehydration ओके तो जो ये हम लोग वाटर लेते हैं ये क्या हेल्प करता है, वाटर जो हम लोग लेते हैं ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो अब हम लोग पहले देखते हैं, हमारे पास दो चीज़ें नई आ गई, दो वर्ड्स नए भी मिल गए, एक तो मेटाबॉलिज्म और एक डिहाइड्रेशन। ये क्या होता है मेटाबॉलिज्म और डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ट्राई करते हैं क्या होता है समझने का। ओके तो देखते हैं पहले क्या मेटाबॉलिज्म को, आओ पहले इरेज कर लें इसको, फिर देखते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोला, मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि पहले हम ये समझते हैं कि ये केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में चल रही हैं, हमारे प्रत्येक सेल में इतनी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जो कि हम काउंट ही नहीं अभी कर पा सकते, किया ही नहीं जा सकता, बहुत इन्फिनाइट, जो कि हमने अभी काउंट नहीं हो पाया, कोई भी नहीं कर पाया कि कितनी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रही हैं, प्रत्येक सेल में केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। उनमें हो क्या रहा होगा, उन रिएक्शंस में दो ही चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब ढेर सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हम मान के चलते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होके एक बड़े कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं, ए बी सी डी ऐसे ऐसे सो ऑन करके ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सॉरी थोड़ा साफ लिखते हैं, क्या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जुड़ के कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक, जिसे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी कर रहे हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक तो ये हो रहा है, हमारे जो अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, या तो दूसरा क्या हो रहा है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बने हैं, जो ये ए बी ऐसा मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ लिखते हैं, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ए बी सी ऐसे ढेर सारे करके ये क्या बना रहे हैं, टूट के आपस में फिर से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बन रहे हैं, डी ऐसे ऑन करके। तो हमने देखा कि हमारे बॉडी में जो केमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, या तो उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं, या तो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक्स होके छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं। यही हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो जो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, सॉरी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
अभी ध्यान से देखो, पहले अभी बात हुई थी कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग समझेंगे, अभी मैं यहाँ पे एनाबॉलिज्म लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से समझो, फिर अभी बताते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म, किसमें एक इसका टर्म्स नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या हो रहा है इसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होकर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। या तो दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं टूट टूट के आपस में ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, इनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब कट होके बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में कट होके मतलब टूट टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, ये तो ये हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म फिर क्या है, इन दोनों को मिला के एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना और बड़े मॉलिक्यूल्स का आपस में टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इन एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की हम लोग डेफिनेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग सकते हैं कि द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक, क्या लिख सकते हैं, द टोटल sum of chemical reactions that occurs inside our body या फिर सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक, टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वही सभी क्रियाएं जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इट इज टू टाइप। क्या, इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। ओके, इट इज टू टाइप। आप समझते हैं क्या होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा जगह बना के थोड़ा इरेज कर लिया जाए इसको, फिर देखते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, अभी हमने जो देखा कि उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे। तो एनाबॉलिज्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन दिस केमिकल रिएक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ठीक, या फिर ऐसे लिखें, इन दिस केमिकल reaction small molecules joins together and form large या फिर complex molecule form large molecule। ओके, क्या हो रहा है कि इन दिस केमिकल रिएक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक, देखो कैसे हो रहा था, अभी इसको इरेज करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है कैटाबॉलिज्म को। पहले एनाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, अभी देखे थे हम लोग
कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे, जैसे ए बी सी ऐसे करके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के आपस में क्या बना रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे। ठीक, ये क्या थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे। ये कैसे थे, ये छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, इसमें ये लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो क्या हो रहा था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे। या फिर जैसे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना, ग्लूकोज जानते होंगे कि जो ग्लूकोज लेते हैं या फिर हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें जो स्टार्च होता है वो जाके हमारी बॉडी में उससे जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहता, उसको बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, आप आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें पैनक्रियाज के कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वो कन्वर्ट कराते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में ही देखेंगे, जब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होता है। पहले हम यहाँ पे यही इतना समझ लें कि ग्लूकोज क्या होता है, जो हम लोग लेते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। ग्लूकोज जो लेते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स समझ लेते हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में छोटे छोटे हैं, ये ज्वाइंट होके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ग्लाइकोजन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एनाबॉलिज्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, सिंपल मॉलिक्यूल्स लिखो, दोनों बात एक है, या लिखते हैं ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोजन के बनते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं एनाबॉलिज्म की, कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके आपस में लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं कि का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म किसी तरीके से डेफिनेशन हमने अभी लिखा था क्या, कि इन दिस केमिकल रिएक्शंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अब बात समझ में आ गई कि ये क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। अब इसका सेकंड जो पार्ट था क्या था, कैटाबॉलिज्म था। उस कैटाबॉलिज्म को समझते हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। देखो अभी नीचे जगह नहीं बचेगी, इसलिए इसको इरेज करके अब हम लोग कैटाबॉलिज्म को समझते हैं क्या होता है कैटाबॉलिज्म। देखो हम लोग हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे जो हमारी बुक्स में दिया गया है। ठीक, अगर हमें वर्ड्स का मतलब आता है तो बाकी चीज़ें सब आसान है। ठीक, देखो सेकेंड पार्ट था बुक्स में तो केवल मेटाबॉलिज्म में ही हेल्प किया दिया है कि वाटर दैट वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, बट मेटाबॉलिज्म के पार्ट के बारे में नहीं समझा गया है। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पूरा समझें क्या है मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो देखो अब समझते हैं मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट थे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को हमने अभी समझा, अब कैटाबॉलिज्म को समझते हैं क्या होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि अब इसमें क्या होगा, एनाबॉलिज्म का उल्टा होगा। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, एनाबॉलिज्म हमने देखा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे। सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होके लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे थे, उसको हमने बोला एनाबॉलिज्म। उसी का उल्टा कर दो कैटाबॉलिज्म बन जाएगा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो थे आपस में टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनके बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। देखो कैसे, तो हम देखो यहाँ पे
ये जो लार्ज यहाँ लिखते हैं थोड़ा, यहाँ ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे ABCD वाले ही देख लेते हैं। देखो ABCD कुछ भी हो, हमें बात समझ आनी चाहिए, हमने एग्जाम्पल चाहे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। क्या मतलब है ये समझते हैं। अब ये क्या हो रहा था, फिर से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ऐसे जैसे हम लोग इसी तरीके से जो ग्लाइकोजन लिए थे, जो ग्लाइकोजन अभी उसमें देखे थे कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज से अभी ग्लाइकोजन बना था एनाबॉलिज्म में, और ये अब ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज की हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी, ग्लूकोज से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, तो जब ग्लूकोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूटेगा। यस, ये ग्लूकोज, ये जो ग्लाइकोजन बना है, ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा और तब हमें वहाँ से एनर्जी मिलेगी। उसका O2 के साथ कंबस्चन होता है, वो तो हम लोग देखेंगे उसको, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है उसको हम लोग देखेंगे कहाँ होता है, आगे वाले चैप्टरों में देखेंगे। लेकिन हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लाइकोजन था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है वैसे, ठीक। तो इसमें इन केमिकल रिएक्शंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण किनसे हो रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से निर्माण हो रहा है कि, या फिर ऐसे कहा कि बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि इन दिस केमिकल, ऐसे इन दिस केमिकल रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कुछ भी कहें, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल लिख देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक। इन दिस केमिकल रिएक्शन इस लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। या फिर ऐसे कहें कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। बात कुछ भी हम कहें हमें समझ आनी चाहिए, ठीक। कहने का अलग अलग तरीका हो सकता है, आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं, और दूसरा आएगा दूसरे तरीके से इसको कहेगा, लेकिन चीज़ वही रहेगी, कहने का मतलब वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। हमें बात, ये जो हम लोग ये सब लिखते हैं, ये जो कहते हैं, ये हम लोग इसलिए कहते हैं, बात हमें समझ आनी चाहिए, बस क्या कहने का मतलब है। और बाकी आप कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, ठीक। तो हमने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है क्या कि इन दिस केमिकल रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग देख रहे हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में ब्रेक हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, मेटाबॉलिज्म को हमने समझा। अब देखते हैं हाइड्रेशन समझते हैं। अभी उसमें वाटर वाले में देखा था ना, वाटर प्रिवेंट्स फ्रॉम द बॉडी डिहाइड्रेशन, ठीक। तो डिहाइड्रेशन को अब समझते हैं। एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसा फ्लोचार्ट तरीके से बना लें जो कि हमें याद रहे, थोड़ा सा देखने पे पूरी बात हमें समझ ना आ जाए, इतना पूरा ना देखना पड़े। ये तो हम लोग केवल समझने के लिए इतना ज़्यादा सारा बना। तो अब देखते हैं, और छोटा सा एक तो बना लें फ्लो चार्ट जैसा उससे, ताकि हम कभी भी देखें तो हमें तुरंत याद हो जाए क्या मतलब है। क्या कि मेटाबॉलिज्म क्या था, मेटाबॉलिज्म, इसके कितने पार्ट हमने देखा, 2 पार्ट। कौन कौन, एनाबॉलिज्म, देखो यहाँ पे एनाबॉलिज्म और क्या, कैटाबॉलिज्म,
बोलिज्म, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ये मेटाबोलिज्म के दोनों पार्ट। ठीक, अब एनाबोलिज्म में क्या हो रहा था, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज वाला एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल छोटे छोटे ज्वाइंट होके क्या बना रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्या है का, ग्लाइकोजन का बना रहे हैं, ग्लाइकोजन का लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है, किस में ब्रेक हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है ऐसे। ठीक, यहाँ लिख भी लें, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसमें ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें ब्रेक हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गए। ठीक, तो ये हम लोग भाई समझ लिए कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। मेटाबॉलिज्म दो भाग होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होकर लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपस में ब्रेक होकर सिंपल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हमने समझा, अब देखते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी से पानी की मात्रा का, अधिक से अधिक पानी की मात्रा का रिमूव हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की अधिक मात्रा का बॉडी से रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक, देखो क्या, डिहाइड्रेशन होता क्या है। अभी मैं बोला कि पानी की अधिक मात्रा बॉडी से रिमूव हो जाना क्या कहते, लिखेंगे एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी की अधिक मात्रा का बॉडी से रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। इट प्रिवेंट्स बाय द वाटर। अब ये किससे, फिर ये पानी की मात्रा किससे कंप्लीट की जाती है, फिर ये जो पानी की मात्रा लॉस हो गई, पानी ढेर सारा बॉडी से रिमूव हो गया, किससे फिर सही होगा, फिर हम पानी लेंगे और फिर पानी का बैलेंस लेवल हो जाएगा जितना हमें बॉडी को चाहिए, फिर से नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, सब कुछ चलने लगेगा सही से। अगर पानी की मात्रा कम हुई बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो गया, तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित तो हो जाएगा। फिर देखे थे ना, मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या, पानी। तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी का प्रभावित हो गया तो आप में डिजीज तो होना अनिवार्य है। ठीक, कुछ भी ढेर सारे कोई भी केमिकल रिएक्शन बंद हो सकती है, या फिर फास्ट हो गई या रुक गई, क्या होगा, फिर समस्या खड़ी होगी, या फिर स्लो हो गई तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी ना। तो ये पानी की जो मात्रा लॉस होती है फिर से किससे कंप्लीट की जाती है, पानी से ही कंप्लीट की जाती है। इट प्रिवेंट्स बाय द वाटर। क्या, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, इट प्रिवेंट बाय द वाटर। ये हम फिर से जब वाटर लेते हैं तो ये नॉर्मल बैलेंस हो जाता है। ठीक, तो ये तो हमने उस फैक्टर्स को समझा जिसका डाइजेशन होगा। ठीक, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं।
और आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। एग्जैक्ट मीन्स डाइजेशन पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट। तो हम लोग इतनी बात समझ लिए कि क्या होता है कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनका हम लोग डाइजेशन करेंगे। तो हमने अभी समझा, फूड के बारे में समझा, वाटर के बारे में समझा। तो अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे क्या होता है डाइजेशन मीन्स। ओके, तब तक लिए बाय। ओके।